नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएन नंबर 1 स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जो हिंदी के आपके मॉडल पेपर की सीरीज़ है, आज उसमें हम एक और जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पढ़े होते तो यह दशा न होती, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। तो एक वाक्य दे रखा है कि यदि पढ़े होते तो यह दशा न होती। तो हमें बताना है कि ये अर्थ की दृष्टि में किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 जातिवाचक, ऑप्शन नंबर 2 गुणवाचक, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिवाचक या फिर ऑप्शन नंबर डी संकेतवाचक। तो दोस्तों, इस जो वाक्य हमें दे रखा है तो उसकी अर्थ की दृष्टि से अगर देखें तो ये एक संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर 4, जिन भी मेरे साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 4 है वो सभी मेरे साथी सही हैं। इस वाक्य में संकेत का बोध हो रहा है तो ये एक संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है। हमें जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से शुद्ध वाक्य सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 है, देश में अराजकता बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर 2, देश की अराजक जग बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर 3, देश में अराजकता बढ़ती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, देश में अराजकता बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही, इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, देश में अराजकता बढ़ रही है। यही एक जो सेंटेंस है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं कमल से लिखता हूँ। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दे रखा है, मैं कमल से लिखता हूँ। इस वाक्य में से किस प्रकार का कारक है ये हमें बताना है कि जो से है वो किस प्रकार का कारक है। ऑप्शन नंबर 1 कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर 2 संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर 3 अधिकरण कारक या फिर ऑप्शन नंबर 4 करण कारक। तो दोस्तों, मैं कमल से लिखता हूँ, इसमें जो से है वो एक करण कारक है। ऑप्शन नंबर 4 जो से है वो एक करण कारक है। जिन भी साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 4 है या फिर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है वो सभी मेरे साथ एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो करण कारक होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी उपमा न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो हमें बताना है कि जिसकी उपमा न हो, यानी कि एक तरीके से हमें वन वर्ड पूछा है कि जिसकी उपमा न हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 परापम, ऑप्शन नंबर 2 अनुपम, ऑप्शन नंबर 3 उपम या फिर ऑप्शन नंबर 4 विभम। तो दोस्तों, जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं अनुपम। ऑप्शन नंबर 2, जिन भी मेरे साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 2 है वो सभी मेरे साथी सही हैं। जिसकी उपमा न हो इसे अगर एक शब्द में कहें तो उसे कहेंगे अनुपम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। यानी कि हमें यह बताना है कि पानी का जो पर्यायवाची है वो नहीं है। तो नहीं हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 आब, ऑप्शन नंबर 2 जीवट, ऑप्शन नंबर 3 इज्जत या फिर ऑप्शन नंबर 4 पार्श्व। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो पार्श्व है वो पानी का एक अनेकार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों, ये इज्जत वो वाली इज्जत नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये शब्द अलग है, इसका अर्थ पानी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगज से तात्पर्य है। हमें बताना है कि अगज का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 गधा, ऑप्शन नंबर 2 घोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 हाथी या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऊंट। तो दोस्तों, हमें एक तरीके से अगज का अर्थ या फिर यूँ कहूँ तो पर्यायवाची बताना है। तो अगज का जो अर्थ है वो है हाथी। ऑप्शन नंबर 3 हाथी है वो अगज हाथी एक ही बात है, तो हाथी को अगज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य जाति से परे के लिए उपयुक्त शब्द है। तो हमें फिर से एक सेंटेंस दे रखा है, मनुष्य जाति से परे, और हमें इसका एक वन वर्ड बताना है कि इसे एक वन वर्ड में क्या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रूपेतर, ऑप्शन नंबर 2 मानवेतर, ऑप्शन नंबर 3 उत्तरोत्तर या फिर ऑप्शन नंबर 4 इतरेतर। तो दोस्तों, मनुष्य जाति से परे तो उसे कहेंगे मानवेतर, यानी कि जो मानव से परे हो उसे कहेंगे मानवेतर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कुछ और कहो। इस वाक्य में और किस रूप में प्रयोग हुआ है। तो हमें बताना है कि और जो है वो किस रूप में प्रयोग हुआ है कुछ और कहो में। ऑप्शन नंबर 1 तत्सम, ऑप्शन नंबर 2 सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 3 कारक या फिर ऑप्शन नंबर 4 संज्ञा के रूप में। तो दोस्तों कुछ और कहो में और जो है वो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन नंबर 2। जिन भी मेरे मित्रों का जवाब ऑप्शन नंबर 2 है वो सभी एकदम करेक्ट है और इसमें सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है, यानी कि कौन सा है जिसकी स्पेलिंग इंग्लिश में बोले तो सही है, यानी कि जो एकदम सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 श्रुतानुश्रुत, ऑप्शन नंबर 2 श्रुतानुश्रुत, ऑप्शन नंबर 3 श्रुतानुश्रुत या फिर ऑप्शन नंबर 4 श्रुतानुश्रुत। तो दोस्तों अगर वर्तनी की दृष्टि से बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो श्रुतानुश्रुत है जिसमें पहले श्रु और नु की मात्रा छोटी और तीसरे शु की मात्रा जो बड़ी है वो वाला सही है। ऑप्शन नंबर 3 जिन भी मेरे साथियों का जवाब सही है वो सभी मेरे साथी सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, तो हमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 सर टॉमस रो को जहांगीर को उपहार दिया, ऑप्शन नंबर 2 सर टॉमस रो को जहांगीर से उपहार दिया, ऑप्शन नंबर 3 सर टॉमस रो से जहांगीर को उपहार दिया या फिर ऑप्शन नंबर 4 सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। तो दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबका आंसर इसका सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया है। ये वाक्य ये सेंटेंस सही है, बाकी ऊपर वाले तीनों सेंटेंस गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अच्छा आप आ गए। हमें एक सेंटेंस दे रखा है अच्छा आप आ गए। इस वाक्य में अच्छा का प्रयोग किस रूप में हुआ है। तो बताना है कि अच्छा आप आ गए में अच्छा किस रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 विस्मयाधिबोधक, ऑप्शन नंबर 2 नकारात्मक, ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नवाचक या फिर ऑप्शन नंबर 4 साधारण सूचक। तो दोस्तों बिल्कुल साधारण सूचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, नकारात्मक नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विस्मयाधिबोधक, ऑप्शन नंबर 1। जिन भी मेरे साथियों का जवाब विस्मयाधिबोधक है वो सभी मेरे साथी एकदम करेक्ट हैं। यहाँ पे अच्छा जो शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो एक विस्मयाधिबोधक के रूप में हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है स्थावर। एक शब्द दे रखा है स्थावर का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर 1 वर्जन, ऑप्शन नंबर 2 जंगम, ऑप्शन नंबर 3 वितल या फिर ऑप्शन नंबर 4 सुगम। तो दोस्तों जो स्थावर है उसका जो विलोम होगा वो होगा जंगम, ऑप्शन नंबर 2। जिन भी मेरे साथियों का जवाब जंगम है वो सभी मेरे साथी सही है। स्थावर का विलोम जंगम होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक शब्द का अनेकार्थक शब्द है। तो हमें अशोक का जो है वो अनेकार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर 1 चौसर के पास है, ऑप्शन नंबर 2 एक नदी का नाम, ऑप्शन नंबर 3 एक वृक्ष या फिर ऑप्शन नंबर 4 चंद्रमा। तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। जो अशोक है वो एक वृक्ष है, तो हमें कह सकते हैं कि इसका जो अनेकार्थक शब्द है वो है एक वृक्ष, ऑप्शन नंबर 3। जिन भी साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 3 है वो सभी मेरे साथी सही हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अलोक धनवा शब्द में कौन सा समास है। तो हमें एक शब्द दे रखा है अलोक धनवा, इसमें हमें बताना है कि समास कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 2 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 3 द्विगु समास या फिर ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों अलोक धनवा में जो समास है वो है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर 2। जिन भी मेरे साथियों का जवाब बहुब्रीहि समास है वो सभी मेरे साथी सही हैं। अलोक धनवा में बहुब्रीहि समास है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है गरल शब्द दे रखा है। गरल का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कपास, ऑप्शन नंबर 2 वस्त्र, ऑप्शन नंबर 3 जल या फिर ऑप्शन नंबर 4 सुधा। तो दोस्तों जो गरल है उसका जो विलोम शब्द है वो है शुदा, ऑप्शन नंबर 4। जिन भी मेरे साथियों का जवाब शुदा है वो सभी मेरे साथी सही है।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त है। तो हमें एक सेंटेंस दे रखा है, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, या हमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसका हमें वन वर्ड बताना है कि इसे एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कनक प्रभ, ऑप्शन नंबर 2 अमृत प्रभ, ऑप्शन नंबर 3 विद्युत प्रभ, या फिर ऑप्शन नंबर 4 काम प्रभ। तो दोस्तों बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 3 है विद्युत प्रभ, जिन भी साथियों का जवाब विद्युत प्रभ है वो सभी मेरे साथी सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वृत्तनी वाला शब्द है, यानी कि जो शब्द में गड़बड़ है या फिर यूँ कहूँ एरर है, वो हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 तात्कालीन, ऑप्शन नंबर 2 अंतर्धान, ऑप्शन नंबर 3 तत्कालीन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 तपस्या। तो दोस्तों जो तपस्या है वो सही है। अगर बात करें अंतर्धान की तो वो भी सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है तत्कालिक, वो भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का अगर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जो ये वाला तत्कालिक है वो गलत है, इसे सही ऐसे लिखते हैं तात्कालिक। तो ये सही ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 3 गलत होगा। इस क्वेश्चन में हमें गलत पूछा है तो 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम शब्द का अनेकार्थक शब्द है। तो हमें आम का जो अनेकार्थक शब्द है वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 रसाल, ऑप्शन नंबर 2 कली, ऑप्शन नंबर 3 कर्पूर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ईख। तो दोस्तों आम का जो अनेकार्थक शब्द है वो है रसाल, ऑप्शन नंबर 1। जिन भी साथियों का जवाब रसाल है वो सभी मेरे साथी सही हैं। आम का अनेकार्थक शब्द रसाल भी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है। हमें बताना है कि गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 घाटा, ऑप्शन नंबर 2 घमंड, ऑप्शन नंबर 3 बगावत, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पुराना। दोस्तों में गुणवाचक बताना है कि यानी जिसमें गुण की विशेषता बताई जा रही हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो पुराना है वो एक गुणवाचक विशेषण है, तो 4 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्पण का विलोम शब्द है। हमें शब्द दे रखा है अर्पण, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर 1 तर्पण, ऑप्शन नंबर 2 ग्रहण, ऑप्शन नंबर 3 नृशंस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 निर्मोही। तो दोस्तों इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रहण। जो ग्रहण है वो अर्पण का विलोम शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब्ज का पर्यायवाची शब्द है। तो ये तो बहुत ही आसान और एक बहुत ही प्रसिद्ध जो शब्द है वो है, तो इसका हमें पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन नंबर 1 वायस, ऑप्शन नंबर 2 गाय, ऑप्शन नंबर 3 इक्षु, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कमल। तो दोस्तों जो अब्ज है वो पर्यायवाचक है कमल का, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कमल अब्ज का पर्यायवाचक है, तो कमल हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर शब्द का अनेकार्थक शब्द है। तो एक शब्द है अंतर, इसका हमें अनेकार्थक शब्द बताना है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है अंतिम, दूसरा ऑप्शन है अंताक्षरी, तीसरा है अंतर्धान, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अंतरिक्ष। तो दोस्तों जो अंतर का जो अनेकार्थक शब्द है वो है अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर 4। जिन भी साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 4 है वो सभी मेरे साथ एकदम सही है। अंतरिक्ष है जो अंतर का ही एक अनेकार्थक शब्द है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हमें एक सेंटेंस दे रखा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हमें बताना है कि कौन सा कारक है। हमें कारक है जो सेलेक्ट करना है कि कौन सा कारक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कर्म कारक, ऑप्शन नंबर 2 संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर 3 अपादान कारक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कारण कारक। तो दोस्तों पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें जो कारक है वो है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर 3 अपादान कारक आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुल्लिंग शब्द है। तो हमें बताना है कि पुल्लिंग जो शब्द है, मतलब हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है गाय, ऑप्शन नंबर 2 है बकरी, ऑप्शन नंबर 3 है श्यामा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऊन।
तो दोस्तों हमें पुल्लिंग शब्द है जो सेलेक्ट करना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऊन। ऊन है वो एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उतर गई लोई तो क्या करेगी कोई। तो हमें ये एक लोकोक्ति दी गई है कि उतर गई लोई तो क्या करेगी कोई। इसका हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर 1 लज्जा रहित व्यक्ति का और अधिक बेशर्म हो जाना। ऑप्शन नंबर 2 लज्जायुक्त व्यक्ति को शर्म आना। ऑप्शन नंबर 3 लज्जाशील मनुष्य को लज्जा उतरना। या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा लज्जा रहित मनुष्य से डरना। तो दोस्तों जो कहावत दे रखी है, उतर गई लोई तो क्या करेगी कोई, इसका जो अर्थ होता है वो होता है लज्जा रहित व्यक्ति का और अधिक बेशर्म हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अवयव शब्द है। तो हमें एक अवयव शब्द है जो सेलेक्ट करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अवयव शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है सुरभि। ऑप्शन नंबर 2 है झटपट। ऑप्शन नंबर 3 है भवन। या फिर ऑप्शन नंबर 4 गहरा। तो दोस्तों जो अवयव शब्द जो इन चारों ऑप्शंस में से है वो है झटपट। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 झटपट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरम्ब का पर्यायवाची है शब्द है। तो हमें बताना है कि जो शब्द है हरम्ब, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 एकदंत। ऑप्शन नंबर 2 काकुल। ऑप्शन नंबर 3 अमर्ष। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कुतार्थ। तो दोस्तों जो हरम्ब है वो एक दंत का पर्यायवाचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नौ लखा का समास विग्रह। एक शब्द दे रखा है नौ लखा का, हमें समास विग्रह बताना है। ऑप्शन नंबर 1 9 रुपये मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 90 रुपये मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 9 लाख रुपये मूल्य। या फिर ऑप्शन नंबर 4 9,000 रुपये मूल्य। तो दोस्तों बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है नौ लखा यानी 9 लाख रुपए का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो 9 लाख रुपए, 9 लखा का जो अर्थ होता है वो होता है 9 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सतसई शब्द में कौन सा समास है। तो हमें बताना है कि जो सतसई है उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास। या फिर ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों सतसई में जो पर्यायवाची सतसई में जो आपके समास है वो है ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास। सतसई में जो समास है वो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ओप का पर्यायवाचिक शब्द है। तो हमें बताना है कि जो ओप है उसका पर्यायवाचिक शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 कवि। ऑप्शन नंबर 2 छवि। ऑप्शन नंबर 3 रवि। या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऋणी। तो दोस्तों ओप है वो छवि का पर्यायवाचिक शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 छवि आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 131 मतलब 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मिठास शब्द क्या है। हमें बताना है कि मिठास शब्द में कौन सी जो संज्ञा है कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 गुणवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा। या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों जो मिठास शब्द है उसमें जो संज्ञा है वो है भाववाचक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 बोरी गुड़ की भिजवा देना। एक सेंटेंस दे रखा है 50 बोरी गुड़ की भिजवा देना। इसका हमें शुद्ध रूप बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 50 बोरी गुड़ भिजवा देना। ऑप्शन नंबर 2 50 गुड़ भिजवा देना। ऑप्शन नंबर 3 50 गुड़ों की बोरी भिजवाना। ऑप्शन नंबर 4 50 बोरी का गुड़ भिजवाना। तो दोस्तों जो सही या फिर यूँ कहूँ कि शुद्ध रूप कौन सा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 50 बोरी गुड़ भिजवा देना। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशज शब्द नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो विदेशज शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कबूतर। ऑप्शन नंबर 2 फुनगी।
ऑप्शन नंबर 3 इज्जत या फिर ऑप्शन नंबर 4 अफसोस। दोस्तों विदेशित यानी जो शब्द जो विदेशों से नहीं आया है वो हमें बताना है कि कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है। तो अगर विदेशी शब्द नहीं है कि तो बात करें तो वो है फुनगी, ऑप्शन नंबर 2 फुनगी है जो एक विदेशी शब्द नहीं है, बाकी सभी विदेशी शब्द हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तद्भव शब्द है, हमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 आकृष्ट, ऑप्शन नंबर 2 दंभ, ऑप्शन नंबर 3 यत्न या फिर ऑप्शन नंबर 4 काम। तो दोस्तों हमें तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द यानी कि वो शब्द जो संस्कृत शब्दों का या फिर तत्सम शब्दों का अपभ्रंश रूप होता है। तो जो काम है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अध्ययन शब्द में प्रत्यय है, तो हमें प्रत्यय है वो सिलेक्ट करना है कि अध्ययन में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 अन, ऑप्शन नंबर 2 अधि, ऑप्शन नंबर 3 न या फिर ऑप्शन नंबर 4 ध्यय। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो अन है वो अध्ययन का प्रत्यय है। प्रत्यय यानी जो पीछे लगता है, तो अन है वो अध्ययन का प्रत्यय हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द है, हमें सेलेक्ट करना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 उपालब्ध, ऑप्शन नंबर 2 गाय, ऑप्शन नंबर 3 कौवा या फिर ऑप्शन नंबर 4 बाल। तो दोस्तों तत्सम शब्द बताना है और जो तत्सम शब्द है वो है उपालंब, ऑप्शन नंबर 1। जिन भी साथियों का जवाब उपालंब है वो सभी मेरे साथी सही हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अपना सा मुँह लेकर रहना का अर्थ है, हमें एक मुहावरा दे रखा है कि अपना सा मुँह लेकर रहना का अर्थ। ऑप्शन नंबर 1 खुश होना, ऑप्शन नंबर 2 मर जाना, ऑप्शन नंबर 3 चले जाना या फिर ऑप्शन नंबर 4 लज्जित होना खिसिया जाना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लज्जित होना या खिसिया जाना अपना सा मुँह लेकर रहना का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आंख रखना मुहावरे का अर्थ। मुहावरा है आंख रखना, इसका हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आंख देखना, ऑप्शन नंबर 2 आंखों में उतरना, ऑप्शन नंबर 3 निगरानी रखना या फिर ऑप्शन नंबर 4 तेज होना। तो दोस्तों आंख रखने का जो मुहावरा है उसका जो अर्थ है वो है निगरानी रखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है सामान उतारे गए, एक सेंटेंस दे रखा है सामान उतारे गए। तो इसमें हमें बताना है कि वाच्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 भाववाच्य, ऑप्शन नंबर 2 कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर 3 कर्णवाच्य या फिर ऑप्शन नंबर 4 कृत्यवाच्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मवाच्य। सामान उतारे गए इसमें कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हमें बताना है कि जो शब्द है अत्यंत उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 अंत, ऑप्शन नंबर 2 अनु, ऑप्शन नंबर 3 उप या फिर ऑप्शन नंबर 4 अति। तो दोस्तों अत्यंत जो शब्द है उसमें हमें उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग हो जाएगा अति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अति है वो अत्यंत का सही उपसर्ग हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में अत्यंत शब्द, इसमें अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। इसमें जो सही उपसर्ग होगा वो होगा अति, ऑप्शन नंबर 4, इसे याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वर संधि में प्रयुक्त शब्द है। तो हमें स्वर संधि का जो शब्द है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 चिन्मय, ऑप्शन नंबर 2 मनोहर, ऑप्शन नंबर 3 दुष्चरित्र या फिर ऑप्शन नंबर 4 सख्यु चित्र। तो दोस्तों हमें स्वर संधि से प्रयुक्त संधि विच्छेद या फिर संधि युक्त शब्द पूछा है, तो वो शब्द हो जाएगा सख्युचित, ऑप्शन नंबर 4। जो सख्युचित है वो संधि स्वर संधि युक्त एक शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्यंजन संधि प्रयुक्त शब्द है, यानी कि किसमें व्यंजन संधि है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इत्यादि, ऑप्शन नंबर 2 चिन्मय, ऑप्शन नंबर 3 व्यापक या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक।
तो दोस्तों व्यंजन संधि पूछी है, तो व्यंजन संधि आपके है चिन्मय में, ऑप्शन नंबर 2। जिन भी साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 2 है वो सभी मेरे साथी सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आजन्म में समास है। हमें बताना है कि जो शब्द दे रखा है आजन्म, उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 3 द्विगु समास, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अवयवी भाव समास। तो दोस्तों आजन्म में जो समास है वो है अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसका कोई काट न हो सके, यानी कि जो हमें सेंटेंस दे रखा है जिसकी कोई काट न हो सके, मैं एक शब्द यानी कि वन वर्ड हमें बताना है कि इस एक शब्द में क्या कह सकते हैं जिसकी कोई काट न हो सकती हो। ऑप्शन नंबर 1 अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर 2 असंभव, ऑप्शन नंबर 3 अवर्णीय, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एकाट्य। तो दोस्तों जिसकी कोई काट न हो सके उसे कहते हैं एकाट्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। एकाट्य इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अयादि संधि प्रयुक्त शब्द है। अयादि संधि हमें पूछिए। जो अयादि संधि है वो स्वर संधि का ही एक पार्ट है। अयादि संधि स्वर संधि ही है। तो हमें बताना है कि कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर 1 पवित्र, ऑप्शन नंबर 2 न्याय, ऑप्शन नंबर 3 अभ्यास, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यूष। तो दोस्तों जिस शब्द में अयादि संधि है वो शब्द है ऑप्शन नंबर 1 पवित्र। पवित्र में आपके अयादि संधि है। ऑप्शन नंबर 1 पवित्र आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई। एक सेंटेंस दे रखा है मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आज, ऑप्शन नंबर 2 भेंट, ऑप्शन नंबर 3 पुराने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मेरी। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पुराने। पुराना जो शब्द है वो इसमें एक विशेषण शब्द है। यहाँ पे आप नीचे व्याख्या भी दे सकते हैं कि इस वाक्य में एक पुराना शब्द जो है वो कालबोधक विशेषण है, यानी कि जो पुराना है वो एक काल से संबंधित है जो कि एक गुणवाचक विशेषण है। तो आपका पुराना एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।